हेलो एंड अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू राहीन पेज। मैं हूँ राहीन फातिमा और आज है हमारे साथ रिजवान फैक्ट्री वाला। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सर? जी अल्लाह का शुक्र है। वालेकुम अस्सलाम। जी तो सर, कैन यू प्लीज इंट्रोड्यूस योरसेल्फ उनके लिए जो आपको नहीं जानते। मेरा नाम है मोहम्मद रिजवान और मेरा प्रोफेशनल नाम है रिजवान फैक्ट्री वाला। और बेसिकली मैं खानेवाल से हूँ, डिस्ट्रिक्ट खानेवाल पंजाब से हूँ। और जॉब में करता हूँ रेहान अल्लाह वाला साहब के पास ही एज ए R&D केमिस्ट। और लोगों को फैक्ट्री लगवा के देने का मैं काम करता हूँ, लोगों को फैक्ट्री लगाना सिखाता हूँ। जी। जी अच्छा, तो रिजवान साहब हम थोड़ा सा अ, अच्छा, हम अभी थोड़ा सा पीछे चलते हैं। आपका बचपन कैसा था? मेरा बचपन यूं कह लें कि बहुत ज़्यादा गरीब फैमिली से मैं ताल्लुक़ रखता हूँ। जो कि क्योंकि मेरे वालिद साहब शुरू से ही बीमार थे, तो वो एक ब्रीफ इंट्रोडक्शन हो चुका है। रेहान अल्लाह साहब से मेरा एक इंटरव्यू हो चुका है प्रॉपर। मैं यहाँ पे शॉर्ट सी बात करूँगा कि मैं एक गरीब फैमिली से हूँ। मेरे वालिद साहब कुछ नहीं कर सकते थे। तो थ्री क्लास से थ्री क्लास जब मैं स्कूल में जब थ्री क्लास में था तब से ही समोसे बेचना शुरू किए थे। और वहाँ से फिर नाइन्थ क्लास तक यही सिलसिला जारी रहा है। तो नाइन्थ क्लास तक समोसे बेचे, मेरी वालदा बना के देती थी, हम सेल करते थे स्कूल में जाके ब्रेक में। और सेकंड टाइम पे जाके गांव में अपने गलियों में जाके सेल करते थे। और साथ साथ अपनी तालीम को जारी रखा हुआ था। तो कोई हमारी इस किस्म की कोई ख़ास एक्टिविटीज़ नहीं थी, बस मेहनत थी स्टडी पे भी और रिज़्क कमाने में भी। तो बस यही हमारी एक एक्टिविटी थी शुरू से। जी अच्छा, ये थी आपकी एक्टिविटी। तो अब जिस तरह हमारे यहाँ ये होता है कि भाई अगर कारोबार करना है तो हम बड़ा कारोबार करेंगे, समोसे बेचने। और हमारे यहाँ कहते हैं कि भाई बड़ा बिजनेस होगा हमारा, बड़ा बिजनेस। समोसे बेचना कैसा बिजनेस होता है, तो आप उसके बारे में क्या कहना चाहेंगे? समोसे बेचना हो, चाहे पकोड़े बेचने हो, चाहे बर्गर बेचने हो, चाहे दही बल्ले बेचने हो, चाहे कुछ भी हो, पहली बात तो ये है कि ये इस दौर में नहीं, हर दौर में सबसे अच्छा बिजनेस ही आपका फूड का बिजनेस होता है। हर चीज बंद हो सकती है, आपका खाना पीना बंद नहीं हो सकता। क्योंकि अगर आप खाना पीना बंद करेंगे तो आप मर जाएंगे। लिहाजा दुनिया का हर बिजनेस बंद हो सकता है, खाने पीने का बिजनेस बंद नहीं हो सकता। लाइक आपके सामने कोरोना के दौर की मिसाल सामने है। तो समोसे बेचने का बिजनेस भी जो खास तौर पे जो पढ़े लिखे लोग नहीं हैं, जिनको जो लोग 15,000 की मजदूरी करते हैं, 10,000 की मजदूरी करते हैं, उनको मैं सिर्फ मशवरा या नहीं नसीहत करूंगा कि वो इस किस्म की एक रेडी लगा लें। एक रेडी मिल जाती है बड़ी मुश्किल से 15 से 20 हज़ार रुपए की। अगर उसी पे एक छोटी सी कढ़ाई रख के, एक छोटा सा चूल्हा, गैस का चूल्हा रख के समोसे बनाना शुरू कर दे, तो मैं दावे के साथ कह रहा हूँ कि वो मंथली 50,000 से ऊपर कमाएगा। ये गारंटी है। तो ये अच्छा कारोबार है, ना कि इसको आप मतलब छोटी नज़र से देखें, इस तरह से नहीं है। एक अच्छा कारोबार है, काम चलने वाला है। बस ये है कि हम लोग शर्माते रहते हैं। मुझे एक बात समझ में नहीं आती, जब जिसके पास पैसे नहीं है उसके पास शर्म क्या कहाँ से आ जाती है। भाई पैसे नहीं है तो शर्म को भी खत्म कर दो, मेहनत करना शुरू कर दो, कमाना शुरू कर दो, सब कुछ आ जाएगा। तो ये चीज़ है इसपे। जी। जी अच्छा, तो मुझे अभी तक याद है कि पिछले दिनों मैंने एक फिल्म देखी थी, रईस। और उसका एक बहुत हार्ड हिटिंग किस्म का डायलॉग था। और अभी मेरे पास ये पड़ा हुआ भी है कि कोई धंधा छोटा नहीं होता और धंधे से हुँ। बड़ा कोई धर्म नहीं कोई होता। धर्म तो नहीं हमको होता है, ये ऐसे ही। ये था कि भाई आप जो है काम करें। काम करेंगे तो आगे आगे आप फिर बड़ा बिजनेस करिएगा। छोटे काम से हुँ, शुरू तो करें। अच्छा, ऐसे ही। तो आपने अपने जो करियर है उसको कैसे शुरू किया था? समोसा तो बेचे, लेकिन आपने फैक्ट्रीज पे, बड़े बिजनेसेस पे आपने कब ज्यादा फोकस करना शुरू किया? उसमें यही था कि मतलब 9th क्लास तक तो हम चले समोसे की लाइन पे। उसके बाद फिर हमारे अपने गाँव के सामने एक बहुत बड़ा जंगल है। तो जंगल में से लकड़ियाँ मतलब दरख्त के ऊपर चढ़ के बांदर की तरह, और जो सूखी-सूखी लकड़ियाँ होती थी उसको तोड़ते थे।
तोड़ के नीचे गिराते थे, फिर नीचे उतरते थे, फिर उनको इकट्ठा करते थे और फिर वो उनको इकट्ठा करके ले आते थे। उस दौर में क्योंकि गैस नहीं होती थी, गैस का तो अब सिस्टम शुरू हुआ है, तो लकड़ी बड़ी बिकती थी, सूखी लकड़ियाँ बड़ी ज़्यादा बिकती थी। तो फिर हम वो उस दौर में बेचते थे और साथ-साथ फिर मैंने उस तरह से मैट्रिक की और फिर एफएससी कर लिया था। तो एफएससी करने के बाद फिर मैं इस्लामाबाद चला गया था। मैंने एज़ ए क्लर्क जॉब की है आर्मी वेलफेयर ट्रस्ट में। 1.5 साल मैंने वहाँ पे जॉब की, जॉब करने के बाद फिर मैंने एक फैक्ट्री में काम किया जो कि लाहौर में है, यूएस डेनिम के नाम से कपड़े की फैक्ट्री थी। वहाँ पे मैंने मतलब एज़ ए प्लांट ऑपरेटर के तौर पे काम किया था। तो उसके बाद फिर मैंने छोटे भाई को एफएससी उस वक़्त तक करवा ली थी और उसके बाद फिर उसको कामशेट यूनिवर्सिटी में एडमिशन करवा दिया था। खुद मैं गाँव में वापस आ गया था और मैंने टीचिंग शुरू कर दी थी। तो टीचिंग के साथ-साथ मैं वेलफेयर का काम करता था बचपन से ही, क्योंकि मेरे अपने ऊपर इस किस्म के हालात गुज़रे थे, तो मुझे वेलफेयर के काम करने का बहुत ज़्यादा शौक था। तो मतलब शुरू से ही अपने पड़ोसियों के काम कर देने और जिस जो भी अगर किसी को कोई काम होता तो वो मुझे काम कह देता, मैं काम कर देता था। चाहे वो पैसे वाला काम होता था, चाहे वो फ्री में काम होता था, मैं करता रहता था। जब मैं बड़ा हुआ हूँ, जब मैं वापस गाँव में आया हूँ, तो फिर मैंने प्रॉपर तरीके से वेलफेयर के काम शुरू किए। बहुत से लोग थे मेरे हल्के अहबाब में जो वेलफेयर का काम करते थे, तो उनके साथ मिल के वेलफेयर का काम करता रहा। तो उसके बाद फिर मैंने बड़े लोगों के साथ भी, जिनके अपने बड़े-बड़े इदारे हैं, ऑर्गेनाइज़ेशन है वेलफेयर की, उनके साथ भी मिलके मैंने काम किया। लाइक मिन्हाज वेलफेयर फाउंडेशन है एक, उनके साथ मैंने मिलके काम किया। तो उसके बाद चलते-चलते बात पहुँच गई 2014 तक और मेरी बीएससी भी हो गई। बीएससी होने के बाद यानी कि मैं 2014 जो सन है उसमें दाखिल हुआ। उसके बाद फिर मैंने वेलफेयर अपने तौर पे सोचा, यार ऐसे कब तक चलता रहेगा? कब तक चलता रहेगा कि मतलब लोगों को किसी को ₹10 दे दिए, किसी को ₹20 दे दिए, किसी को ₹1000 दे दिए, किसी को राशन दे दिया, किसी को मेडिसिन लेके दे दी, ऐसे कैसे? मतलब ये तो कोई तरीका है ही नहीं गुर्बत को खत्म करने का या लोगों की मोहताजी को खत्म करने का। तो उस टाइम से मतलब प्लान था कि किसी तरह से लोगों को अपना अगर काम करवा के दे दिया जाए, तो लोग स्टेबल हो जाते हैं। एक दफ़ा उसको सिर्फ़ देने में थोड़ी-सी मुश्किल आती है, उसके बाद वो स्टेबल हो जाते हैं। मतलब उसमें 2 काम मैंने शुरू किए। एक काम तो ये कि जो बच्चियाँ थी, बच्चियों के लिए ये है कि उनकी शादियों पे उनका मुकम्मल जहेज़ का सामान बनाना और उनकी शादी करवा देना। और शादी ऐसी जगह पे करवा देना जो आगे पहले खुद मतलब किसी न किसी रोज़गार पे है, ताकि उस बच्ची का मुस्तकबिल हमेशा के लिए सेफ हो जाए। रह जाता है उसके घरवालों के लिए, तो उसके लिए फिर यही कोशिश की थी कि किसी को छोटी-सी दुकान बनवा के दे दी, किसी को जनरल स्टोर बना के दे दिया, किसी को एक छोटा-सा खोखा बना के दे दिया, किसी को फ्रूट की रेहड़ी लगवा के दे दी, किसी को सब्ज़ी की दुकान बनवा के दे दी, अगर कोई लेडीज़ है तो उसको सिलाई की मशीन लेके दे दी, या लेडीज़ का सामान लेके दे दिया या कपड़े का सामान लेके दे दिया। इस तरह के छोटे-छोटे मैंने बिज़नेसेस करवाए जो ऐसे घर थे। उसके बाद ये हुआ कि अब उन्होंने हमेशा के लिए माँगना छोड़ दिया और अब अपने मतलब पाँव पे खुद खड़े हैं। अब उनके बच्चे वो बिज़नेस करते हैं, अब वो बड़े भी हो गए हैं और मतलब उनमें से कइयों के बच्चे पढ़ लिख भी गए हैं और उसके बाद वो अच्छी-अच्छी जॉब्स पे भी हैं। यानी कि ये सिस्टम था। तो अब ये सिस्टम सिर्फ़ लाज़मी सी बात है, सिर्फ़ मेरे गाँव के लिए तो नहीं था। अब इसको करना प्रैक्टिकली ज़रूरी था। तो मैंने कोई 8-10 साल टीचिंग की, एमएससी केमिस्ट्री को मुकम्मल किया और उसके बाद फिर मैंने 100 से ज़ायद एक बंद कमरे में बैठ के 3 महीने किसी को अपने आप को शो ही नहीं किया। बंद कमरे में बैठ के मैंने 100 से ज़ायद फ़ॉर्मूलेशन की, जिनमें डिटर्जेंट्स आ जाते हैं, कॉस्मेटिक्स आ जाती है, वार्निशेस आ जाते हैं, फूड की जितनी भी प्रोडक्ट्स वो आ जाती हैं। इन पे मैंने फ़ॉर्मूलेशन तैयार की। फ़ॉर्मूलेशन तैयार करने के बाद फिर मेरा मतलब वास्ता पड़ा, मतलब मेरा एक दिन इसी तरह से लिंक बना बना शाहिद हुसैन जोइया साहब से। वैसे तो वो मेरे अपने गाँव के हैं, मेरे पड़ोसी भी हैं, मेरे बहुत अच्छे दोस्त भी हैं और सब कुछ है। तो एक दिन उनसे मेरी इसी तरह से गपशप हुई, बातचीत हुई, तो वहाँ से फिर मुझे एक आइडिया मिला, क्यों ना लोगों को फैक्ट्रियाँ लगवा के दे दी जाएँ ओपनली, कि मैं अपना एक यूट्यूब चैनल बना दूँ और उसके बाद फिर लोगों को प्रॉपर तरीके से ऑनलाइन लोगों को बताना शुरू कर दूँ कि ये काम ऐसे हो जाते हैं। फिर मैंने वीडियोज़ बनाना शुरू की और यूट्यूब चैनल का मेरा नाम है ग्लोबल टॉक्स। ग्लोबल टॉक्स पे फिर मैंने वो वीडियोज़ शेयर करना शुरू की और उसके बाद फिर लोगों ने मेरे साथ राब्ता करना शुरू किया और उसके बाद फिर ये है कि मैं प्रॉपर तरीके से विद फ़ॉर्मूलेशन, विद फैक्ट्रीज़ लोगों को पूरी-पूरी फैक्ट्रीज़ लगवा देता हूँ। ये है पूरे का पूरा इसके पीछे का मुकम्मल बैकग्राउंड। जी।
अच्छा, तो आपने पहले-पहले किसकी फैक्ट्रीज़ लगवाई? किस तरह हुआ ये सब कुछ? पहले-पहले तो ये था ना कि शाहिद हुसैन जोइया साहब के पास मैं मौजूद था, जिस टाइम पे वो बीबीसी वाले उनके पास आए, मैं उस वक़्त उन्हीं के पास था। तो वहाँ पे फ़ॉर्मूलेशन मैं ही करता था, जो भी बंदे वहाँ पे शाहिद हुसैन जोइया साहब के पास आते थे, बिज़नेस आइडिया लेने के लिए या फैक्ट्री लेने के लिए, तो वहाँ पे फिर उनको जो फ़ॉर्मूलेशन होती थी, वो मैं उनको सिखाता था। तो उसके बाद यानी कि वहाँ पे सिखाना शुरू करते-करते मैंने 3 से 4 महीने वहाँ पे फ्री ऑफ कॉस्ट कोई सैलरी नहीं ली। फ्री ऑफ कॉस्ट मैंने वहाँ पे सर्विसेज़ दी अपनी, जो मैं कर सकता था। तो उसके बाद फिर ये था कि मैंने वहाँ से मूव करके और मैं इस्लामाबाद आके मैंने अपनी लैबोरेटरी बनाई। अपनी लैबोरेटरी बना के और उसके बाद फिर इसको प्रॉपर तरीके से शो किया। फिर ये था कि लोगों ने मेरे साथ राब्ता करना शुरू किया, तो फिर मैं इस्लामाबाद में ही अपनी उस लैबोरेटरी के अंदर लोगों को प्रॉपर तरीके से सिखाता था। कि मैं चार्जेज़ भी लेता था, ₹5000 फ़ी मतलब बंदे के मैं चार्जेज़ लेता था और उनको सिखाता था फ़ॉर्मूलेशन। तो इस तरीके से सिखाता था, वहाँ पे सिखाते-सिखाते फिर मेरा मतलब राब्ता हुआ रेहान अल्लाहवाला साहब से, उनसे फिर गपशप हुई, फिर उनको मेरे बारे में पता जो भी चला, फिर उन्होंने मुझे एक दिन यही रिक्वेस्ट की कि आप मतलब हमारे पास अगर आ जाएँ, अगर हम आपको इस तरीके से रखना चाहें, तो मैंने कहा जी बिल्कुल, मेरा तो ख्वाब ही यही है कि मैं खिदमत करना चाहता हूँ। तो उसके बाद फिर मैं वहाँ पे चला गया, गपशप हुई उनसे और उसके बाद फिर उन्होंने ये जो रिज़वान फैक्ट्री वाला नाम है, ये फिर उन्होंने ही मुझे क्योंकि उन्होंने कहा कि आप लोगों को फैक्ट्री इस तरीके से लगवा के देते हैं, तो फिर आपका नाम ही ये होना चाहिए रिज़वान फैक्ट्री वाला। तो फिर मैंने इस नाम को एक्सेप्ट किया और उसके बाद फिर अपने पुराने नाम को भूल के इस नाम को फिर प्रॉपरली चला दिया और इस तरीके से फिर मतलब ये फैक्ट्री लगवाने का जो सिस्टम था, ये इस तरह से स्टार्ट हुआ। जी। जी। अच्छा, तो अब अगर केमिस्ट्री को देखा जाए और फैक्ट्री लगाने के बिज़नेस को देखा जाए, तो वो बहुत 2 बिल्कुल ही ऐसे अलग चीज़ें हैं। तो आपने ये केमिस्ट्री में आपका शौक कैसे पैदा हुआ? केमिस्ट्री का शौक पैदा हुआ, ये हिस्ट्री है आपको पता है कि जो ये सिर्फ़ मेरे लिए नहीं मैं सबको पैगाम दूँगा कि बात ये है कि जो बंदा गरीब होता है, उसको हर सूरत में चाहिए कि वो मुश्किलात के साथ खेले। एक पहले से ही गरीब है, उसके हालात तंग है और वो फिर आसानियाँ ढूँढता है, तो फिर बहुत मुश्किल बात है कि वो तरक्की की तरफ आएगा या वो कामयाबी की तरफ आएगा, नहीं, ऐसा नहीं। किसी भी चीज़ को पाने के लिए मुश्किलात का सामना करना पड़ता है। अल्लामा इकबाल का शेर है, अल्लामा इकबाल का नहीं है बल्कि वो अगले दिन एक मुफ्ती साहब ने मेरी इस्लाह की थी, उनका नाम मैं भूल गया किनका शेर है। बहरहाल शेर बड़ा अच्छा है कि तुंदिए बादे मुखालिफ से ना घबराया उकाब, ये तो चलती है तुझे ऊँचा उड़ाने के लिए। तो बात ये है कि मुश्किलात से लड़ना ज़रूरी होता है। तो जब मैंने मैट्रिक की थी, तो मैट्रिक में जब आए थे तो आपको पता है मैट्रिक में साइंस और आर्ट्स का एक होता है, आपको चूज़ करना होता है। आर्ट्स को आसान समझा जाता था, साइंस को मुश्किल समझा जाता था, मैंने साइंस सिलेक्ट की। एफएससी और एफए में मुश्किल समझा जाता है, एफएससी को मैंने एफएससी को सिलेक्ट किया। एफएससी में फिर आगे आके कैटेगरी बनती है आईसीएस या एफएससी, तो मैंने एफएससी को सिलेक्ट किया। फिर आगे जाके मेडिकल या नॉन मेडिकल की बात आती है, तो वहाँ पे मेरे हाथ खड़े हो गए थे क्योंकि मैं गरीब था, तो मेडिकल की फील्ड में जा नहीं सकता था। रह जाती है केमिस्ट्री, फिर मैंने केमिस्ट्री को, फिज़िक्स को और मैथ को सिलेक्ट किया। उसके बाद फिर बीएससी में बात आ जाती है, तो बीएससी में भी मैंने बड़े अजीब से सब सिलेक्ट किए थे सब्जेक्ट, पूरी क्लास ने अलग से एक ही तरह के सिलेक्ट किए थे, मैंने अकेले ने डिफरेंट सिलेक्ट किए थे। कौन-कौन से? कंप्यूटर, केमिस्ट्री और मैथ। मतलब एक अजीब सा कॉम्बिनेशन था। इसको सिलेक्ट किया, इसको सिलेक्ट करने के बाद फिर मैं जब एमएससी पे बात आई, तो इन सब सब्जेक्ट्स में से मुश्किल सब्जेक्ट था केमिस्ट्री, तो मैंने केमिस्ट्री को सिलेक्ट किया। तो ये बात थी केमिस्ट्री को सिलेक्ट करने पे। केमिस्ट्री को सिलेक्ट करके आगे बात आ जाती है आपका जो दूसरा सवाल है इसका कि फैक्ट्री और केमिस्ट्री का कॉम्बिनेशन कैसे? तो बात ये है कि कोई भी फैक्ट्री केमिस्ट्री के बगैर चल ही नहीं सकती। केमिस्ट्री है तो आपकी फैक्ट्री है। अगर उसमें से केमिस्ट्री को निकाल दें तो फैक्ट्री तो रहती ही नहीं। वो तो सिर्फ़ एक लोहे का एक ढाँचा रह जाता है। ठीक है? आप कपड़ा बनाने की बात करें तो उसमें सारा केमिस्ट्री है। आप अगर फ्लोर मिल की बात कर लें तो सारा केमिस्ट्री है। आप किसी भी चीज़ को कोई भी प्रोडक्ट बनाने की बात करें तो उसमें सारी की सारी केमिस्ट्री ही यूज़ होती है। तो लिहाज़ा केमिस्ट्री का और फैक्ट्री का एक ख़ास मतलब कॉम्बिनेशन है आपस में। तो इसलिए केमिस्ट्री का बंदा ही इस मैदान में एक चाहिए था
जो अल्लाह ने शायद मुझे इस काम के लिए अगर चुना है, मैं अल्लाह से आप मतलब पूरी कौम के सामने दुआ करता हूँ कि अल्लाह मुझसे काम ले ले, कि इस केमिस्ट्री के रास्ते से लोगों को एक अच्छी अगर सहूलत मिलती है इस तरीके से, तो मैं इंशाल्लाह देने के लिए तैयार हूँ। और केमिस्ट्री का और फैक्ट्री का एक खास कम्बिनेशन है। जैसे मैं जनरल बात करूँ, शाहिद हुसैन जोया साहब फैक्ट्री बना रहे थे, वहां पे वो सरफ की फैक्ट्री लोगों को सेल कर रहे थे। अब सरफ की फार्मूलेशन ही ना हो तो सरफ की फैक्ट्री किस काम की? फार्मूलेशन होगी तो सरफ बनेगा, तो फैक्ट्री चलेगी। तो इसलिए केमिस्ट्री और फैक्ट्री, यही दोनों इंपॉर्टेंट चीजें थी जिनको मैंने इकट्ठा करके एक ही बंदे के अंदर आपको ये चीजें दोनों मिल रही हैं। जी। जी, अच्छा, तो पहले वसीम शफ़ी अल्लाह वाला साहब ने एक सवाल पूछा था और अभी मैंने भी यही पूछना था कि अगर आप बेसिकली आप सोशल वर्क के तौर पे लोगों को फैक्ट्रीज़ बना के दे रहे हैं, लोगों को इसमें मदद कर रहे हैं, तो आपके पैसे आप लाइक पैसे भी तो आपने कमाने होते हैं घर चलाने के लिए, तो वो कहाँ से आते हैं? लाइक सोर्स ऑफ मनी इस पूरे काम में कहाँ है? बिज़नेस प्लान बेसिकली। इम्पोर्टेंट सवाल है ये आपके पूरे प्रोग्राम का, और उसका जवाब भी सिंपल है, मैं बता भी चुका हूँ बीच में। पहले तो ये बताया मैंने कि जब मैं इस्लामाबाद में था, मेरी लेबॉर्टरी थी, तो मैं लोगों से चार्ज करता था, 5,000 रुपये एक बंदे से चार्ज करता था। वही मेरा सोर्स ऑफ इनकम था। फिर उसके बाद मैंने जब ज्वाइन किया है रेहान अल्लाह वाला साहब को, तो अब मेरी सैलरी उनके साथ डिसाइडेड है। ठीक है, तो मेरा मतलब इतनी सैलरी वो मुझे दे देते कि हैंडसम सैलरी मेरी इतनी है कि अल्हम्दुलिल्लाह मेरे घर का सिस्टम एक अच्छा चल जाता है। लिहाजा मुझे किसी किस्म के कहीं से भी 1 रुपया भी चार्ज करने की ज़रूरत नहीं है। ये बात है। जी, अच्छा, तो अब अच्छा, तो मुझे आप ये बताएँ कि अब जब आप देख रहे हैं कि अब तो फैक्ट्रीज़ का काम थोड़ा-सा नीचे जा रहा है, फैक्ट्रीज़ को भी मसला हो रहा है, अब जो कोरोना वायरस के, तो उसके हिसाब से आप फैक्ट्रीज़ के बारे में क्या कहना चाहेंगे? बड़ा अच्छा पैगाम है। अच्छा पैगाम ही नहीं है, मैं प्रैक्टिकली इस पे काम कर रहा हूँ। बिल्कुल आपने जैसे सोचा है ऐसा ही मैं भी सोचता था, और रेहान अल्लाह वाला साहब ने भी सोचा कि यार रिज़वान अब क्या करेंगे? अब तो कोरोना आ गया है और अब तो लॉकडाउन आ गया है, लोग घरों में बैठ के हैं, केमिकल की दुकानें बंद हैं, अब क्या सिखाएँगे? अब क्या करेंगे? तो मैंने उनको आइडिया दिया कि मेरे पास बहुत से आइडियाज़ हैं, पहले सुन लें। उनको मैंने आइडिया सबसे पहला आइडिया दिया, मैंने कहा जी टमाटर सबसे सस्ते हैं, तो मैं टमाटर से कुछ प्रोडक्ट्स बना सकता हूँ। उन्होंने कहा लाइक लाइक मैंने कहा जी मैं टमाटर से पाउडर बना सकता हूँ टमाटर का, ठीक है। टमाटर का केचअप बना सकता हूँ, टमाटर का सिरका बना सकता हूँ, टमाटर का पेस्ट बना सकता हूँ। उन्होंने कहा यार अगर ऐसा हो सकता है तो फ़ौरन शुरू करें, मैंने फ़ौरन शुरू कर दिया। तो फिर ये था कि मैंने टमाटर का पाउडर बनाना सिखाया लोगों को, ठीक है। टमाटर आपको पता है ना कि सब्ज़ी की दुकानें तो बंद नहीं हो सकती, वो तो खुली हैं, ठीक है। अब टमाटर को ज़्यादा दिन लोग रख भी नहीं सकते, टमाटर सस्ते इसलिए अब ₹10 किलो टमाटर मार्केट में मिल रहे हैं। अब आज से अगर आप 3 महीने पीछे चले जाएँ तो ₹400 किलो थे। तो अब ये मतलब एक बिज़नेस है कि लोग अगर टमाटर को सुखा लें और उसका पाउडर बना लें, उसके पाउडर को बना के अगर चलो आप कारोबार नहीं करना चाहते, आप 2, 4, 5, 10 किलो टमाटर का पाउडर बना के घर में रख लें। जब टमाटर आपका ₹300 किलो, ₹400 किलो हो तो आप उसका पाउडर यूज़ कर लें, और उसका पाउडर का टेस्ट जो टमाटर है, उस टेस्ट से बहुत अच्छा टेस्ट है। मैंने खुद बना के घर में उसको यूज़ करवाया प्रॉपर तरीके से। इसी तरीके से टमाटर का केचअप बना के आप उसको बिज़नेस करना चाहते हैं, उसका बिज़नेस कर लें। टमाटर का पेस्ट बना के बिज़नेस कर लें, टमाटर का सिरका बना के बिज़नेस कर लें, इस किस्म के। उसके बाद और क्या-क्या किया, अभी जो मैं मतलब आपको पता होना चाहिए कि मेरा अपना एक शो होता है 7:30 से 8:30 बजे तक। तो उसमें प्रॉपर यही क्लास लेता हूँ, बाकायदा मैं क्लास में लोगों को सिखाता हूँ, इसी किस्म के बिज़नेस ही सिखाता हूँ। तो उसमें आजकल जो क्लास चल रही है, वो क्लास चल रही है जामे शीरी। रमज़ान आ गया ना, तो रमज़ान में लोगों को बड़ी ज़रूरत होती है जामे शीरी की, रूह अफ़ज़ा की, शरबत संदल, शरबत बैजूरी और शरबत इलायची, इस किस्म की चीज़ों की। तो आजकल ये सिखा रहा हूँ लोगों को। बल्कि यूट्यूब चैनल जो मेरा है, उसपे मैंने अभी रिसेंटली कल वीडियो बना के जामे शीरी की चढ़ाई है। तो ये चीज़ें तो अब बजाय उसके आप महँगे दामों, अब ये जो शरबत है जामे शीरी की बोतल आपको ₹200 की मार्केट से मिलती है लीटर की, जिसमें 800 एमएल होता है। वो टोटल बनती कितने की है, आप हैरान होंगे, सिर्फ़ ₹75 में, ठीक है। तो चलो भई आप कारोबार नहीं करते, आप अपना इस तरह तो फ़ायदा कर लें, ठीक है। अब वो बनता भी जामे शीरी आपकी जो घर में प्रोडक्ट मौजूद हैं, उन्हीं से बनता है।
उसमें चीनी चाहिए, उसमें टाटरी चाहिए, उसमें आपको पानी चाहिए, और उसमें आपको कलर अगर मिल जाए तो कलर ठीक, नहीं तो एनर्जाइल थोड़ा सा चाहिए। इसी से बेहतरीन किस्म का मिश्री बन जाता है। तो ये इस किस्म की चीज़ें हैं। उसके बाद मुरब्बा जात हैं, उसके बाद मुख्तलिफ चीज़ों को मतलब खुश्क करके सेल करने का तरीकाकार है, मुख्तलिफ चीज़ों के सिरके हैं, मुख्तलिफ फलों की चीज़ें हैं, मुख्तलिफ कलर बनाना है। इस तरह की काफ़ी सारे आइडियाज़ हैं जो कि कोरोना के दौर में भी आप घर में बैठ के फारिग रहने के बजाय आप कुछ ना कुछ काम कर सकते हैं। जी। जी, अच्छा, तो पीएम शफी अल्लाह वाला साहब का एक सवाल है कि आप फैक्ट्री वाला हैं, तो आपकी अपनी कोई फैक्ट्री है या फिर आपका ये काम है कि आप लोगों को फैक्ट्रीज बना के देते हैं? आपकी अपनी कोई अपनी रजिस्टर्ड फैक्ट्री है? मेरी अपनी फैक्ट्री सलंटी और निम्को की, ये मेरी अपनी फैक्ट्री है। मेरी अपनी कंपनी रजिस्टर्ड है थ्री लेजेंड स्टार्स के नाम से। हम तीन भाई हैं, तो थ्री लेजेंड स्टार्स यानी कि TLS इंटरप्राइजेस के नाम से कंपनी भी है। खैर, अब मैं उस टॉपिक पे बात नहीं करता क्योंकि फैक्ट्रीज जो है वो एक अलग सिस्टम है। मैं उस हवाले से फैक्ट्री वाला नहीं हूँ। मैं इस हवाले से फैक्ट्री वाला हूँ कि मैंने जो टारगेट है जो मेरा, वो 10 लाख लोगों को अपनी फैक्ट्री लगवा के देनी है। इसलिए मैं फैक्ट्री वाला हूँ कि जिनके पास, और फैक्ट्री लगवाने का जो टारगेट है, टारगेट ये है कि 10,000 रुपए से लेके 10 लाख में जो फैक्ट्रीज लग सकती हैं, स्मॉल इंडस्ट्रीज जिनको कहते हैं। जो बड़ी फैक्ट्री हैं उनको छोटा फैक्ट्री मतलब बनाना है, उनकी फैक्ट्री जो बड़ी फैक्ट्रीज है उनका स्ट्रक्चर छोटा करना है। ठीक है। जो फैक्ट्री करोड़ों में बनती थी उस फैक्ट्री को कोशिश करके हजारों में ले आया है। ठीक है। मैनुअल काम शुरू करवा दिए हैं, वही काम। तो इस हवाले से मैं फैक्ट्री वाला हूँ कि मैं लोगों को फैक्ट्री लगवा के देता हूँ, और 10 लाख लोगों को पाकिस्तान में फैक्ट्री लगवा के देनी है। अभी तक रिसेंटली यानी कि 4 महीने के अंदर 67 लोगों को फैक्ट्रियां लगवा के दे चुका हूँ। ठीक है, जो लोग वर्किंग कर रहे हैं बराबर तरीके से। इसमें मैं एग्जांपल के तौर पे आपको एक चीज दे देता हूँ कि जैसे आपके माइंड में डिश वॉश जो है, आपके माइंड में ये होगा कि पता नहीं कितनी बड़ी फैक्ट्री होगी। और जब फैक्ट्री का नाम आता है तो लोगों के माइंड में आता ही यही है कि जी करोड़ों रुपए की फैक्ट्री लगती है, कोई फैक्ट्री वाला तो बहुत बड़ा सिस्टम है, कोई बहुत बड़ी चीज है फैक्ट्री तो। ऐसा नहीं। अब जो डिश वॉश की फैक्ट्री की आप बात करें तो डिश वॉश की फैक्ट्री के लिए आपको सिर्फ और सिर्फ एक खाली टब चाहिए, प्लास्टिक का टब। उसमें हिलाने के लिए कोई आपको एक डंडा चाहिए, या आप कोई उसके लिए जो भी इस्तेमाल, चमचा इस्तेमाल करना चाहे, कोई भी चीज़ इस्तेमाल करना चाहिए वो चाहिए। सिर्फ ये दो चीज़ें चाहिए आपको डिश वॉश की फैक्ट्री बनाने के लिए। अच्छा, ये हो गया आपका एज ए मिक्सचर। यहाँ पे लाइट चलेगी, कोई इशू नहीं, चलेगा सिस्टम हमारा। तो ये दो चीजें चाहिए। उसके बाद आपको खाली बॉटल्स जो है मार्केट से बनी बनाई मिल जाती है। स्टिकर्स आपको कंप्यूटर वाले की शॉप से ही बनवाने पड़ते हैं, वो स्टिकर बनवा ले। आपने डिश वॉश घर में बनाया, घर में बनाया, कितने रुपए का आपका खर्चा हुआ? मैक्सिमम आपका जो खर्चा होगा डिश वॉश का कारोबार शुरू करने में 10,000 रुपये। 10,000 में आपने काम शुरू किया। आप अगर आप डेली की सिर्फ 100 बॉटल सेल करते हैं और एक बॉटल पे सिर्फ और सिर्फ आप 20 रुपए बचत रखते हैं, तो 100 बॉटल्स को सेल करके आप एक दिन में 2,000 रुपए की बचत कमाते हैं। एक महीने में आप 5 छुट्टी कर लें। ठीक है जी, 5 छुट्टी भी करते हैं, 25 दिन आप काम करते हैं, तो 50,000 रुपए की आपने इनकम कमा ली। एक आम आदमी जिसके लिए जरूरी नहीं है कि उसका पढ़ा लिखा होना जरूरी है, जरूरी नहीं है कि उसके पास कोई डिग्री हो, कुछ भी नहीं। और डिग्री वाला अगर है भी, ज्यादातर लोग जो डिग्री लेके फिरते हैं बेचारे कि मेरे पास फलां डिग्री है जी, नौकरी नहीं मिल रही। भाई नौकरी नहीं मिल रही तो मेरे साथ आ जाओ, मेरे से कोई मशवरा ले लो, कोई इस तरह की फैक्ट्री लगा लो। फैक्ट्री जब आपके नाम के साथ लग जाएगी ना जी, फलां वो जी हसनैन भाई की तो फैक्ट्री है जी, साबुन की फैक्ट्री है। ठीक है, तो ये बहुत बड़ा नाम होता है कि जी फैक्ट्री है। तो डिग्री लेके आपको शर्म नहीं आएगी फैक्ट्री चलाते हुए, आप फैक्ट्री भी खुशी से चला लेंगे, आपका नाम भी अच्छा चलता रहेगा। तो ये है एक सिस्टम जी। जी, अच्छा, तो हुसैन अली साहब का एक क्वेश्चन है कि आप किन प्रोडक्ट्स, लाइक फॉर विच प्रोडक्ट्स यू कैन गाइड, आप किन प्रोडक्ट्स की फैक्ट्रीज के लिए गाइड कर सकते हैं? मैं मतलब आपको पहले बताया 100 से जायद मैं फार्मूलेशन कर चुका हूँ।
तो उनमें से चंद एक के नाम ले देता हूँ यहाँ पे। जैसे अभी कुछ चीज़ें तो अभी आपको बता चुका हूँ, ये जो फूड की प्रोडक्ट्स थी जो इस दौर में घर में बन सकती हैं, ये सारी की सारी प्रोडक्ट्स हो गई। उसके अलावा आपका डिश वॉश है, हैंड वॉश है, शैम्पू है, उसके बाद फेस वॉश है, उसके बाद आपका टॉयलेट क्लीनर है, उसके बाद डिश बार है, कपड़े धोने वाला साबुन है, नहाने वाला साबुन है, ब्यूटी सोप है, मुख्तलिफ तरह के कॉस्मेटिक्स की चीज़ें हैं जितनी भी वो हैं, वार्निशेस हैं, शू पॉलिश है, इस तरह की मतलब बेशुमार प्रोडक्ट्स हैं जो कि आपको बता रहा हूँ कि 100 से ज़ायद ऐसी चीज़ें हैं जिनकी फार्मूलेशन मैं कर चुका हूँ। जैसे पिछले दिन अभी ये गर्मी का मौसम है, मच्छर भगाने हैं आपने, तो मच्छर के भगाने के लिए तेल की फार्मूलेशन भी है, पाउडर की फार्मूलेशन भी है, उसके लिए मोमबत्ती बनाना मैंने बड़े प्यारा सा आइडिया दिया था कि मोमबत्ती बना लें। अब पूरा सीज़न निकल जाता है, मच्छर आपका पूरा सीज़न आपके करीब नहीं आते। तो मोमबत्ती भी है, उस तरह के मतलब मच्छर भगाने के लिए क्रीम भी है, खटमल वगैरह आपको तंग करते हैं, उनके लिए भी हल है, आपको कॉकरोच तंग करते हैं, मुख्तलिफ चीज़ें जितनी भी हैं, इस तरह की हज़ारों चीज़ें हैं। तो आप बस आप इरादा तो करें, आप आएँ तो सही, मशवरा तो करें, ये चीज़ें। अच्छा, अच्छा तो मैंने पूछना था कि अच्छा रिज़वान साहब आपने कहा कि भई आप जिस तरह जाम शरिया या रूह अफ़ज़ा है, तो अब वो तो मेरे घर में भी पड़ा हुआ है। तो मैंने पूछा था, और अब तो क्योंकि रमज़ान मुबारक शुरू हो गया, तो अब तो रूह अफ़ज़ा एवरीवेयर होगा। तो अगर किसी कंपनी ने उनका, अब जब से मैं पैदा हुई हूँ मुझे तब से रूह अफ़ज़ा और जाम शरी का पता है। इतनी हुँ। पुरानी कंपनीज़ हैं वो। जी, जी। और उन्होंने तब से अपना नाम बनाया है, एडवर्टाइज़मेंट पे पैसा लगाया है। और व्हाई नॉट बाय अ प्रोडक्ट फ्रॉम देम व्हिच इज़ मोर कन्वीनिएंट देन टू मेक इट आवरसेल्व्स। मतलब फिर तो कंपनीज का बिजनेस ही आउट हो गया, कपड़े भी हम खुद बना सकते हैं, सब कुछ तो हम फिर खुद कर सकते हैं। फिर तो ये सारा जो काम है टेक्सटाइल का काफी हद तक खत्म हो जाता है, कपड़े जब खुद ही बंदा सिलाई करे। तो इस पे आप क्या कहना चाहेंगे कि इस तरह हमें किस तरह बैलेंस आउट करना है इसमें? देखिए, इसमें ये है कि मेरा असल में काम है लोगों को इस बारे में अवेयरनेस दे देना। लेकिन आपको पता है कि हरगिज़ ऐसा नहीं होता कि हर बंदा घर में जामे-शीरी बना लेगा। मेरा मकसद है लोगों को अवेयरनेस देके बिज़नेस की तरफ लाना। और जैसे आपने बात की ना कि जामे-शीरी और रूह अफ़ज़ा इतनी पुरानी कंपनीज़ हैं, वो इतना बड़ा काम कर रही हैं, सारा कुछ है वेल एंड गुड, वो उनकी अपनी जगह है। ये चीज़ मैं लोगों के माइंड से पहले निकालता होता हूँ। जो मेरे पास बंदा सीखने आता है, सबसे पहली चीज़ मैं उसके माइंड से यही चीज़ निकालता हूँ कि भाई, आपने ये नहीं सोचना कि मैंने आज प्रोडक्ट बनाई है और कल मेरी प्रोडक्ट जो है वो अमेरिका तक पहुँच जाए, जापान तक पहुँच जाए, इटली में पहुँच जाए, चाइना में पहुँच जाए, इंडिया वाले आपसे ही माँगना शुरू कर दें, ऐसा नहीं सोचना। दूसरी बात, आपने ये नहीं सोचना कि मैं आज प्रोडक्ट बना के सोऊँ, तो सुबह मेरी चारपाई के साथ ढेर लगे हों करोड़ों रुपए के, ऐसा नहीं सोचना। ठीक है? तो बात ये है कि मैं उनको ट्रेंड ये करता हूँ कि आप जिस जगह पे भी रहते हैं, जैसे मैं अपने गाँव में रहता हूँ, छोटे से गाँव में रहता हूँ, तो मेरी यूनियन कौंसल जो होती है, एक यूनियन कौंसल के अंदर मैक्सिमम 4 से 5 गाँव आते हैं और उनकी टोटल जो आबादी होती है, वो 1 लाख लोग होते हैं। तो मैं उनको ये कहता होता हूँ, जो मैं उनको बराबर तरीके से फ़ोर्स करता हूँ कि पहले 2 महीने आपने सिर्फ़ और सिर्फ़ अपनी यूनियन कौंसल में काम करना है। एक यूनियन कौंसिल में 1 लाख लोग हैं। 1 लाख लोगों तक आपने अपनी प्रोडक्ट को पहुँचाना है। जामे-शीरी, रूह अफ़ज़ा पूरी दुनिया में चलती रहेगी, आपको मसला नहीं। आपने अपना जो जामे-शीरी बनाना है, वो आपने अपने 1 लाख लोगों के अंदर सिर्फ़ उसको इंट्रोड्यूस करवाना है और डेली की आपने कोशिश करनी है कि सिर्फ़ और सिर्फ़ 100 बॉटल सेल करनी है। ठीक है? तो ये इस तरीके से अगर वो 100 बॉटल्स डेली की सेल करना शुरू करेगा और यानी कि 2 महीने के अंदर 8 वीक्स आते हैं 2 महीने में। 1 वीक में वो एक दुकान पे अगर सिर्फ़ 1 दफ़ा जाता है, तो वो 2 महीने में एक ही दुकान पे जब 8 चक्कर लगाएगा, तो 8 चक्करों में आखिरकार दुकानदार उससे लेने पे मजबूर हो ही जाएगा कि यार 8वीं दफ़ा बंदा मेरे पास आया है। क्या यार ये हर बार आता है यार, क्या करूँ मैं इसका? चल यार दे जा 2-4 पीस मुझे दे जा। तो इस तरह से जब वो एक यूनियन कौंसिल में देने में कामयाब हो जाएगा, क्योंकि यूनियन कौंसिल में फ़ायदा क्या होता है? अपनी यूनियन कौंसिल से स्टार्ट करने का फ़ायदा ये होता है कि कुछ लोग आपको जानते होंगे आपके इलाके में, कुछ आपके अब्बा को जानते होंगे, कुछ आपके भाई को जानते होंगे, कुछ आपके चाचू को जानते होंगे, कोई आपकी बिरादरी को जानते होंगे,
तो इस तरह से करके जान पहचान होती है और चीज़ों को मार्केट में लाना आसान हो जाता है। तो ये एक तरीकाकार है, तो इस तरीके से ये चीज़ चलती है। मतलब लोग आपकी चीज़ को लेंगे, उसको लेने की वजह ये होगी कि हमने भी जो चीज़ सिखानी है लोगों को गलत चीज़ तो सिखानी नहीं, ठीक है? वही जो जामे-शीरी जिस तरह की चीज़ है, वही फ़ायदा और वही काम हमारी जामे-शीरी ने भी करना है, ठीक है? रंग भी उसका लाल होगा, मीठा भी उसी तरह से ही होगा, टेस्ट भी वैसे ही होगा, खुशबू भी वैसे ही होगी। तो फिर ऐसी कौन-सी वजह है कि हमारी चीज़ को लोग ना लें? सिर्फ़ एक ही वजह है ना कि जी वो जो जाम-ओ-शीरी तो एक कंपनी की चीज़ है जी। हमारी भी भाई कंपनी हम रजिस्टर्ड करवा लेंगे, कौन-सी मुश्किल बात है? आप चीज़ें तो लेना शुरू करें। उसके बाद ये होता है दूसरी चीज़ आती है लोग आपकी प्रोडक्ट को क्यों लेंगे? वो इसलिए लेंगे कि जामे-शीरी आपको ₹200 की मिल रही है। हमारी जो जामे-शीरी होगी, राहीन शीरी जो होगी, तो वो हमें मिल जाएगी टोटल ₹120 में, तो वो क्यों नहीं लेंगे? तो ये वजह है कि जिसको डायरेक्टली ₹80 बचते हुए नज़र आ रहे हैं, वो आखिरकार एक दफ़ा ट्राई करने की कोशिश ज़रूर करता है। यार वो ₹200 की मिल रही है, ये ₹80 120 की मिल रही है, ट्राई तो करना चाहिए। तो एक आम से आम आदमी भी और ख़ास से ख़ास बंदा भी एक दफ़ा ट्राई ज़रूर करता है। ट्राई करके अगर उसको चीज़ अच्छी लगती है, तो फिर वो 200 वाली चीज़ लेने की बजाय आपकी चीज़ को लेना शुरू कर देगा। 200 वाली चीज़ वो बड़े स्टोर में सेल होगी, आपकी छोटी जगह पे सेल हो जाएगी। आपका भी इनकम का ज़रिया बन जाएगा, उनका तो सिस्टम चल ही रहा है। जी। जी। अच्छा, तो अब क्योंकि हमारा इंटरव्यू इज़ कमिंग टू एन एंड, तो मैं चाहूँगी कि आपसे 2 चीज़ें पूछूँ। सबसे पहले कि आपको अगर कोई कॉन्टैक्ट करना चाहता है अपनी फैक्ट्री बनाने के लिए, आपके कंसल्टेशन के लिए, तो वो कैसे कर सकते हैं? आप कहाँ रीचेबल हैं? पहली बात तो ये है कि ये जो आपके सामने मेरा नाम है ना रिज़वान फैक्ट्री वाला, ये पूरी दुनिया में एक ही है। मैंने कोशिश की सर्च करने की शायद कोई दूसरा रिज़वान फैक्ट्री वाला मिल जाए लेकिन नहीं मिला। तो आसान है मुझे ढूँढना फ़ेसबुक पे, ट्विटर पे, लिंक्डइन पे, यूट्यूब पे, हर जगह पे। रही बात दूसरी अगर कोई डायरेक्टली कॉन्टैक्ट करना चाहता है तो उसके लिए मेरा अपना व्हाट्सएप नंबर भी है, तो वो बेशक आप नोट कर लें, यहाँ पे शेयर करना चाहते हैं शेयर कर दें। तो वो ये है कि 0303 5220 390 ये मेरा व्हाट्सएप नंबर है। यूट्यूब चैनल मैं पहले बता चुका हूँ, ग्लोबल टॉक्स के नाम से है। तो वहाँ पे जितने भी वीडियोज़ जो मैं बताता हूँ, जो मैं शेयर करता हूँ, लोगों को सिखाता हूँ, कोशिश करता हूँ वो वीडियोज़ मैं यूट्यूब पे भी डाल दूँ। तो जिनको मेरे से सीखने का टाइम नहीं है, वो यूट्यूब पे चले जाएँ। मेरी ही वीडियो नहीं, हज़ारों लोगों की वीडियोज़ पड़ी हैं। आप वीडियोज़ को देखें, जहाँ पे आपको प्रॉब्लम आती है, एक सिर्फ़ मैसेज कर दें। अगर मैं कॉल नहीं भी पिक कर सकता, आप एक वॉइस मैसेज छोड़ दें, रात को 4 बजे मुझे टाइम मिलेगा तो मैं इंशाल्लाह जवाब दे दूँगा। इतना आसान है लोगों से मतलब मेरा इंटरेक्शन। और दूसरी चीज़ मैंने आपसे कहनी थी कि प्लीज़ आप कोई मैसेज देना चाहेंगे उन यंग लोगों के लिए हमारी ऑडियंस में, जो बड़े होके जो है एक फैक्ट्रीज़ के ओनर्स बनना चाहते हैं या फिर अपनी फैक्ट्री लगाना चाहते हैं, उनके लिए आपके लिए कोई मैसेज है? 2 मैसेज हैं। एक मैसेज तो ये है, ये जो वक़्त है आपका वक़्त, फ्री वक़्त जिसको कह रहे हैं हम, कोरोना का टाइम है जी, कोई काम नहीं है, ये जो फ्री वक़्त है ये मतलब ज़िंदगी की राहीन आपने ये बात याद रखनी है, ज़िंदगी की सबसे बड़ी नेमत साबित होगी ये वक़्त। अच्छा ये वक़्त होता क्या है, करता क्या है, ये थोड़ा-सा फ़लसफ़ा समझाना चाह रहा हूँ, उसके बाद छोटा-सा एक पैगाम होगा। फ़लसफ़ा ये है कि ये जो वक़्त होता है, खाली वक़्त, फ्री जब आप बैठे होते हैं, तो आपके दिमाग में सोच पैदा होती है, ख़याल आता है। क्योंकि जब आप कोई काम कर रहे होते हैं ना, चाहे आप स्कूल में ही हैं, पढ़ रहे हैं, तो आपके दिमाग में कोई ख़्याल नहीं आता। आपके दिमाग में एक ही ख़्याल आता है, अब फलानी टीचर मुझे पढ़ाने के लिए क्लास में आएगी या फलाँ टीचर का ये सबक याद करना है, फलाँ का ये याद करना है, फलाँ की ये चीज़ है। अगर कोई आप कारोबार कर रहे हैं, तो आपको कारोबार के ख़्यालात ही आते रहते हैं। अगर आप यूँ कह लें कि अगर कोई जॉब करते हैं, तो आपको पता है कि जी फलाँ बॉस ने मुझे फलाँ जॉब मेरे ज़िम्मे लगाई है, फलाँ काम। फ्री वक़्त आपके पास जब तक नहीं होता, तो आपके दिमाग में ख़्यालात नहीं आते। यानी शॉर्ट बात करके करूँ तो ये है कि जो फ्री टाइम होता है वो आपके दिमाग में ख़्यालात को जन्म देता है और जब ख़्यालात आपके दिमाग में पैदा हो जाते हैं, तो वो ख़्यालात आपकी ख़्वाहिश को जन्म देते हैं, ठीक है? और जब आपकी ख़्वाहिश जन्म ले लेती है, पैदा हो जाती है, तो वो ख़्वाहिश आपके इरादे को जन्म देती है और जब आपका इरादा पैदा हो जाता है, तो फिर वो इरादा आपके काम को जन्म देता है, यानी कि आपके फ़ेल को, अमल को जन्म देता है। और जब वो अमल जन्म ले लेता है, तो वो अमल आपका किरदार बनता है और वो किरदार आपका इख़लाक़ बन जाता है। एग्ज़ाम्पल देता हूँ यहाँ पे एक छोटी-सी।
कि आप फ्री बैठे थे, कोई काम नहीं, तो बिल्कुल फ्री बैठे थे, गर्मी लग रही थी, गर्मी में फ्री बैठे थे, आपके दिमाग में ख्याल आया आइसक्रीम, ठीक है। आपके दिमाग में जैसे ही आइसक्रीम का ख्याल आया, आपके दिल मतलब ख्वाहिश पैदा होगी कि यार आइसक्रीम खानी है, ठीक है जी। जब वो ख्याल ने ख्वाहिश को जन्म दिया, तो आपको फौरन से इरादा बन गया, चलो जी वो हुसैन करियाना स्टोर पे आइसक्रीम मिलती है, वहाँ की आइसक्रीम बड़ी मजेदार है, चलो जी वहां से आइसक्रीम लेकर आते हैं। आपका इरादा बन गया। जब इरादा बन गया तो उठ के आप चल पड़े, आपने गाड़ी निकाली, आइसक्रीम लेने पहुंच गए। आपने मतलब उसी इरादे को आपने अमल में बदल दिया, काम में बदल दिया। जब काम में बदला, आप आइसक्रीम लेने पहुंच गए। जब आप आइसक्रीम लेने पहुंचे हैं, तो आपका वहां से किरदार पता लगा कि आपने उससे इखलाक से बात की, उसको गाली दे के कहा, ओ चाह के मुझे आइसक्रीम दे, या उसे कहा भाईजान मुझे आइसक्रीम तो दे दो। मतलब आपके इखलाक वहां से, मतलब वो किरदार आपका बना, आपका काम जो था, ठीक है। फिर दूसरे तरीके से ये कि आपने आइसक्रीम सिर्फ अपने लिए ले लिया, सबके लिए, घर वालों के लिए भी ली है, आपका किरदार कैसा है, ठीक है। वो आपके किरदार को जन्म दे दिया आपके अमल ने। और जब आप आइसक्रीम घर में लेके आ गए, तब आपके अखलाक का पता चलता है कि अकेले अकेले बैठ के खा लिया, सबको बिठा के खाइए, सबको बांट के खाइए, सबको तकसीम करके खाइए। तो ये फ्री वक्त जो होता है, यही सब कुछ पैदा करता है। तो इस फ्री वक्त को गनीमत जानते हुए मेरा तमाम को यही एक पैगाम है कि मेहरबानी करें, इस फ्री वक्त में अपने ख्यालात, मतलब अपने आप को फ्री रखें, और फ्री रख के जो ख्यालात आपके माइंड में आते हैं, कोशिश करें उनको ख्वाहिश में बदल के, इरादा करके और कुछ करने की तरफ आए। जब लॉकडाउन खत्म हो, तो आप कुछ ना कुछ करने के काबिल हो चुके हों, ऐसा कुछ कर लें। रही बात उन गरीबों की, और जो छोटे तबके के लोग हैं, गरीब लोग हैं, उनके लिए मैं मैसेज देता होता हूँ जो एंड पे हर प्रोग्राम में, वो मेरा मैसेज ये है कि तरक्की का जो लफ्ज़ है, कामयाबी का जो लफ्ज़ है, ठीक है, और जो अमीर होने का लफ्ज़ है, ये सब कुछ गरीबों के लिए है, अमीरों के लिए नहीं। जो अमीर पहले से ही अमीर है, उसको अमीर होने की ज़रूरत नहीं। जो पहले से ही तरक्की कर चुका है, उसको तरक्की करने की ज़रूरत नहीं। जो पहले से ही कामयाब हो चुका है, उसको कामयाबी की ज़रूरत नहीं है। ये सब कुछ अल्लाह ने गरीब के मुकद्दर में लिखा है। गरीब पैदा होना कोई जुर्म की बात नहीं है, गरीब मरना जुर्म की बात है, ठीक है। मतलब आप अगर इज्जतदार पैदा मतलब नहीं हुए, तो कोई जुर्म नहीं। इज्जतदार ना होना, बेइज्जत होके मरना जुर्म है। तो लिहाजा आप मेहनत करें, मेहनत करके मतलब गरीब से अमीर होने की का जो सफ़र है, वो आप ही चख सकते हैं कि कैसा सफ़र है। और ये जो तरक्की करने का जो सफ़र होता है, तरक्की करने का जो मज़ा होता है, वो सिर्फ आप ही चख सकते हैं। कामयाबी क्या चीज़ होती है, वो एक गरीब आदमी ही उस टेस्ट को जान सकता है कि वो गरीब से अमीर होगा, कामयाब बनेगा, तो वही। तो मेरा पैगाम यही है सबको कि मेहरबानी करें, मेहनत करने की तरफ आएँ, अपने आप के अंदर से एहसास कमतरी को निकाल के, अल्लाह ने आपके अंदर बहुत से टैलेंट रखे हैं, बहुत सी खूबियाँ रखी है, उन खूबियों को इस्तेमाल करते हुए एक कामयाब इंसान बनें। जी। थैंक यू सो मच रिजवान साहब कि आपने इतना ब्यूटीफुल मैसेज दिया, आप आए, इतना कुछ आपने बताया। पर यहाँ पे कुछ इम्पोर्टेंट कमेंट्स हैं बाय वसीम शफी अल्लाह वाला, जो कि मैं बहुत मेंशन करना चाहती हूँ। तो उन्होंने यहाँ पे लिखा हुआ कि वो सिखा सकते हैं कि खादी की फैब्रिक कैसे बनती है, और knitwear स्वेटर्स, टी शर्ट। बट उन्होंने ये भी कहा हुआ है कि ही स्टिल एन अप लेवल मैन्युफैक्चरर, he's highly specialized in this, and that I could tell you. जी, जी। तो ये जो है था, उन्होंने बताया हुआ था। तो अगर किसी ने भी करना है तो वो उनको कांटेक्ट कर सकते हैं। जी, जी, और मैं चाहूँगा कि इनका कॉन्टैक्ट नंबर मुझे मिल जाए, इनसे मैं कॉन्टैक्ट करके अपने तरीके से जो मैं खुद सीखना चाहता हूँ, ताकि मैं सीख के लोगों को सिखा सकूँ, वो मैं ज़रूर सीखना चाहूँगा। जी। मैं आपको उनसे कनेक्ट कर दूंगी, क्योंकि ही इज अ वेरी वेरी डियर फ्रेंड ऑफ माइन। तो मैं कर लूंगी। तो नंबर का तो आई डोंट नो, वो फिर इट्स योर पर्सनल मैटर। बट हुँ। मैं इंशाल्लाह आप आई ग्रुप यू अप। ओके, थैंक यू सो मच। And thank you so much कि आप आए, and to the audience thank you so much for watching. We had a very very good audience throughout 30s में भी चले गए हम, काफी अच्छी audience रही। और इंशाल्लाह हम दोबारा आएंगे आपके पास, और एक नया बंदा इसी तरह का लेकर आएंगे। तो अल्लाह हाफिज एंड थैंक यू। ओके, सो